कैसे आपने कंप्लीट किए 3 आयरनमैन वीक बाय वीक? तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि टफेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, तो आया कि आयरन मैन। जब कोई एक्सपीरियंस आदमी बताता है कि ऐसा आपका ब्रेन फील करेगा, इतना पेन होगा, फिर डरना मत, ऐसा होता है, इट्स कॉमन। तो 15 लोग कर रहे हैं तो मैं 14 आ रहा हूँ, 15 आ रहा हूँ, दादी मुझसे आगे निकल रही हैं और मैं 1.5 साल किक बॉक्सिंग करके आया हूँ। तो मेरे अंदर एक वो है कि मैं किक बॉक्सर हूँ। अंदर से ईगो ईगो बूस्ट करता है, बट दादी निकल रही है, दादाजी आगे निकल रहे हैं। फिनलैंड और रशिया का सिनेरियो चल रहा है। फिनलैंड में अगर आप किसी से बोलोगे कि आप रशिया जाना चाहते हो तो या तो आपसे बात नहीं करेगा या बोलेगा कि पागल हो गया है। तुम्हें पाकिस्तान का रोल कौन प्ले कर रहा है, फिनलैंड या फिर रशिया? अच्छी अच्छी लड़कियां थी वहाँ पे, कोई इंग्लिश नहीं बोलती थी। मैंने 15 दिन में जितनी रशियन सीखी उतनी मैंने 8 साल में फिनिश नहीं सीखी। मैंने शायद 2020 में -24 में किया था 28 किलोमीटर। तो ये ऐसी कंडीशन में जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है रनिंग करते हुए? 2-3 ऐसे बुरे क्वेश्चन है कि मेरा मन करता है कि पिस्टल नहीं है तो अच्छा है मेरे पास। मतलब अगर मैं 4-5 दिन खाली बैठूं तो मुझे लगता है कि अब बहुत दिन हो गए कुछ तूफानी किए हुए। हेलो एवरीवन, आज मेरे साथ हैं अवनीश चंदेल, जो कि डायरेक्ट फिनलैंड से आए हैं। वैसे तो लखनऊ से हैं, लेकिन अभी तक ये अपने घर नहीं पहुंचे हैं, मेरे पास पहले ही आ गए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी रनिंग जर्नी, इनकी फिटनेस जर्नी। इन्होंने किक बॉक्सिंग भी की हुई है और बहुत सारी क्लाइंबिंग की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं इनसे डिस्कशन। तो अवनीश, जरा बताइए अपने बारे में, पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अवनीश चंदेल फ्रॉम लखनऊ, आपने बता दिया। मैं इंजीनियर हूँ एज अ प्रोफेशन। पैसा कमाने के लिए मैं कंप्यूटर का यूज़ करता हूँ और दिमाग को बेहतर करने के लिए फिटनेस का। और फिनलैंड में हूँ 8 साल से। ओके, वाह। सबसे जो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है वो यही है कि जो मैंने आपका प्रोफाइल देखा था पहली बार, तो मैंने देखा था वहाँ पर लिखा है अनसिविलाइज्ड इंजीनियर। ऐसा क्यों? मैं मैंने अपनी ज़िंदगी में या तो इंटेंस चीज़ें की हैं या फिर मैं डिटैच रहा हूँ चीज़ों से। ओके। तो कई चीज़ें मैंने ऐसी की इन लास्ट 6 ईयर्स। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये सिविलाइज लोग तो करते नहीं है सोसाइटी में। ओके। -20 में दौड़ना और आयरन मैन लगातार करना है, बहुत सी चीज़ें। तो फिर मुझे लगा कि अनसिविलाइज किसी ने बोला है तो मैं उसको यूज़ ही ब्रांड क्यों ना बना देता हूँ अनसिविलाइज इंजीनियर को। तो फिर वहीं से स्टार्ट हुआ। काफ़ी अच्छा किया आपने, क्योंकि आपके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, तो उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आपके। काफ़ी सही आपने एज अ ब्रांड यूज़ किया है इसको। तो आपने जैसा कि बताया, काफ़ी आप उल्टा पुल्टा करते रहते हैं, तो अभी तक सबसे है तूफानी आपने क्या किया है? मैंने हर साल कुछ ना कुछ तूफानी किया है और मेरा यही एम रहता है हर साल दिसंबर आते आते कुछ तूफानी करना अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। बट आप पूछ रहे हो सबसे ज़्यादा तूफानी, तो 3 आयरन मैन 3 वीक में किए थे मैंने 2021 में। वाह। और रशिया में जाके यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पे क्लाइंब सबमिट करना विदाउट एनी एक्सपीरियंस। ओके। तो रशिया जाना आना, दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। ओके, जरा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जो आपने कैसे प्रिपरेशन की आयरन मैन वाली, और कैसे आपने कंप्लीट किए 3 आयरन मैन वीक बाई वीक? मैंने 2019 से ज़ीरो से स्टार्ट किया अपनी ज़िंदगी इन फिटनेस। ओके। उससे पहले मैं कुछ और कर रहा था अदर डायरेक्शंस में। और जैसे कि बीटेक के स्टूडेंट्स जानते हैं क्या करते हैं हम लोग, ओके। ऐसा कुछ बचा नहीं जो किया ना हो। ओके। बट मुझे लगा कि ऐसा नहीं मरेंगे, अब पैदा हुए इतनी मेहनत से तो कुछ तो करेंगे। हाँ जी। तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि टफेस्ट रेस इन द वर्ल्ड, तो आया कि आयरन मैन। तो वहीं से आयरन मैन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा स्विमिंग स्किल ज़ीरो था। ओके। मैंने 28 साल तक की उम्र तक स्विमिंग पूल केवल 2 बार देखा था अपनी ज़िंदगी में। तैरना तो बहुत दूर की बात है। ओके। तो 2019 दिसंबर से मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन स्विमिंग की, एंड इट वाज अ स्ट्रगल, टोटल स्ट्रगल। देन कोविड आ गया, सारे स्विमिंग पूल क्लोज हो गए, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल बढ़ गई। बट मैं मतलब इतना हंगर था मेरे कि जिंदा रहेंगे तो कर देंगे, और निपट गए तो निपट गए। क्या बात है। कोई नौकरी रही ना रही, जिंदगी रही ना रही, बट आयरन मैन मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। ओके। तो जब आप इतना हंगर किसी चीज आपके लिए होता है किसी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है और चीज़ें निकल जाती हैं। बट डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हो आप उस चीज़ को। तो ट्रेनिंग में क्या क्या किया आपने, कितना टाइम ट्रेनिंग करते थे आप?
मोस्टली 2 से 3 घंटे डेली? और डेली। और कोई स्केड्यूल ऐसा परफेक्ट कभी मैंने फॉलो नहीं किया। ओके। मैं बहुत ज़्यादा मूड मेरा जो कर रहा है उस पर किया। बट फुल आयरन मैन के लिए मैंने स्केड्यूल फॉलो किया। और मॉर्निंग इज़ वेरी कोल्ड इन फिनलैंड, मोस्टली माइनस टेम्परेचर्स। ओके। तो ऑफिस के बाद ही किया है मैंने। ओके। और रेगुलर किया है। और मुझे मतलब रेस्ट टेस्ट हो सकता है 3 3 महीने 4 4 महीने में रेस्ट नहीं करता था। ओके। तो मैं सुबह जब उठता था तो दीवार पकड़ के वॉशरूम जाता था। मेरा बॉडी इतना टायर्ड रहता था। बट मेरी आदत पड़ गई थी कि रोज ऐसा ही होता है। ओके। फिर मैं नहाता आता था और बॉडी गर्म होती थी और फिर मैं 3 घंटे ट्रेनिंग करता था। तो आदत पड़ जाती है। तो वहाँ पर जो कोई कोच हायर किए थे आपने? हाँ, एक 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 जगह मैंने ज्वाइन किया था। ओके। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस मतलब किसी एक्सपीरियंस इंसान से बातचीत करना एक अलग चीज़ है। और बिकॉज ऑफ माई स्विमिंग, ग्रेट स्विमिंग स्किल्स, तो जिंदा भी रहना है आयरन मैन के बाद अगर। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ज्वाइन किया था। एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोच इन फिनलैंड। ही डिड आई थिंक 50+ आयरन मैन और ट्रैथलॉन्स। वाह। तो मैंने ज्वाइन किया था 1 साल के लिए वहाँ पे। तो वहाँ के जो कोच थे उनकी अभी तक की सबसे जो ऐसी बात जो आपको लग गई, उन्होंने कभी ऐसा बोला तुझसे नहीं हो पाएगा या कुछ ऐसा कि? नहीं, ये बाहर लोग नहीं बोलते हैं। ओके। वो तो और हमेशा मोटिवेट करते हैं। हमेशा इंस्पायर्ड करेंगे। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, बट एज ए इंस्पिरेशन वो लोग रहते हैं। ओके। बट जैसा मैं कर रहा था ऐसा भी वो लोग रिकमेंड नहीं करते। ओके। मैं उनकी ट्रेनिंग के बाद अपनी ट्रेनिंग करने लगता था। ओके। कि कोच वाली ट्रेनिंग हो गई है, फिर 1 घंटे 2 घंटे दौड़ने निकल गए। ओके। खाली बैठे हैं मैराथन कर लेते हैं घड़ी लगा के। तो बट कोच रियली एक्सपीरियंस, ही वाज रियली एक्सपीरियंस एंड ही टॉट हाउ टू रिमेन काम इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके। क्योंकि मैं मतलब एक बाढ़ के पानी की तरफ बहता था। तो मुझे बताना है कि ऐसा ऐसा होता है। जब कोई एक्सपीरियंस आदमी बताता है कि ऐसा आपका ब्रेन फील करेगा, इतना पेन होगा, फिर डरना मत, ऐसा होता है, ओके। इट इज़ कॉमन। तो फिर चीज़ें इजी हो जाती। बाकी माइंडसेट मैंने बना रखा था स्पेशल फोर्सेस टाइप, डेविड गोगन्स टाइप का। तो ओके। फिर कोई सेंसिबल आदमी मिल जाता है तो फिर चीज़ें इजी हो जाती हैं। हाँ, फैक्ट है। हम्म। तो जैसा कि आप बता रहे हो अभी कोच आपको ट्रेन करते थे, तो वहाँ और भी टीम हुआ करती थी हाँ, अब ट्रेनिंग लेती थी? वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 16 लोग थे। ओके। बहुत बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। कभी आपस में कंपटीशन होता था वहाँ पर? हाँ, होता था। और मैं सबसे लास्ट आता था जब मैंने ज्वाइन किया था। और मेरा मानना है कि हर किसी के अंदर, मैं बहुत लेट सीखा कि वाइट बेल्ट मेंटेलिटी बोलते हैं इसको, कि ओके। आपकी ईगो को शटर कराना आपको आना चाहिए। वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया था तो दादी भी मुझे बाइक में हरा देती थी और सामने स्क्रीन लगी रहती थी और सब कुछ दिखता था। जब आप बाइक ट्रेनर पे ट्रेन करते हो ओके। तो सब डिजिटल दिखता है सामने। नंबर्स आते हैं। तो 15 लोग कर रहे हैं तो मैं 14 आ रहा हूँ, 15 आ रहा हूँ, दादी मुझसे आगे निकल रही है। और मैं 1.5 साल किक बॉक्सिंग करके आया हूँ। तो मेरे अंदर एक वो है कि मैं किक बॉक्सर हूँ। तो वो अंदर से ईगो ईगो जो उससे आ रहा ईगो है। बूस्ट करता है। हम्म। बट दादी निकल रही है, दादाजी आगे निकल रहे हैं, तो आपकी ईगो जो है वो शैटर हो जाती है बिल्कुल। तो ये आदत पड़ चुकी है मेरी इतनी चीज़ें करने के बाद कि कहीं भी जाके मैं खड़ा हो जाऊंगा कुछ भी सीखने के लिए, मेरी ईगो शैटर हो चुकी है। क्या बात है। तो ओके, तो जैसा आपने बताया थोड़ी देर पहले मुझे कि जो आपने रशिया में क्लाइंब किया था, हाँ, तो उसके आप थोड़ा बताइए आप, क्योंकि वो तो काफ़ी काफ़ी मतलब ऊंचा है और काफ़ी टफ है उसका प्लान करना। इट इज़ ऑलमोस्ट 5800 मीटर। ओके। हाँ। और ये डिफ़िकल्ट है, बाद में पता चला मुझे जब मैं करने गया। और कई डिफ़िकल्टीज थी बेसिकली, क्योंकि बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर और फिनलैंड का नाटो में आना, और मैं फिनलैंड में रहता हूँ। ओके। तो इंडिया पाकिस्तान का सिनेरियो जैसा है वैसा है फिनलैंड और रशिया का सिनेरियो चल रहा है। ओके। फिनलैंड में अगर आप किसी से बोलोगे कि आप रशिया जाना चाहते हो तो या तो आपसे बात नहीं करेगा या बोलेगा कि पागल हो गया है। ओके। ये हालात है। तो यहाँ पर मेरा एक थोड़ा हाँ, पॉलिटिकल और मे बी थोड़ा हाँ। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पाकिस्तान का रोल कौन प्ले कर रहा है, फिनलैंड या फिर रशिया? मैं फिनलैंड में रहता हूँ तो इंडिया इज फिनलैंड। ओके। ओके। बट नो डाउट रशिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर अस। कंट्री फॉर इंडिया। यस। यस, आई इट कैन हैज अंडरस्टैंड। प्रोटेक्टेड सो मेनी टाइम्स। यस। तो
मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, बट अभी मैं इंडिया में हूँ तो रशिया को सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल। क्योंकि रशिया ने इतनी बार हमें प्रोटेक्ट किया है, आई कांट अगेंस्ट रशिया। ऑब्वियसली। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो कई डिफिकल्टीज थी कि माउंटेन तो हम बाद में चढ़ेंगे, पहले तो वीज़ा लो इसका। हाँ। और वीज़ा लेना है और जाना है रशिया में, रूट देखना है। वीज़ा, देन रूट, देन क्लाइम, देखा जाएगा कि क्लाइम हो गया कि नहीं। तो किसी तरीके से मेरा वीज़ा ईज़ा लिया, क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है मेरे पास, तो इजीली वीज़ा मिल गया मुझे। हाँ। फिर मैं पहुंचा किसी तरीके से रशिया। और आप रशिया में जितना इंटर करोगे, लोगों को इंग्लिश, अगर 20 लोगों से मिलोगे तो एक को आती होगी टूटी फूटी। ओके। सो इट वाज बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो ये वहाँ पर लिटरेसी लेवल कम है या वहाँ पर वो इंग्लिश को अवॉइड करते हैं? मे भी अवॉइड करते होंगे, ओके। इतना कोर स्टडी नहीं किया क्यों नहीं आती, बट आई थिंक जैसे चाइनीज़, अपनी लैंग्वेजेस को प्रेफर करना। हाँ। और बट इंग्लिश आनी चाहिए, मतलब वो, मतलब जब घूमने जाते हैं इधर उधर एटलीस्ट यूरोप में, तो दे कैन कम्युनिकेट बेटर, क्योंकि अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं पहुंचा वहाँ पे, तो जितने गाइड थे उनको रशिया में समझा, रशियन लैंग्वेजेस में समझा रहे हैं वो रिस्क क्या क्या होते हैं। हाँ। अब क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती तो मेरे लिए कोई रिस्क भी नहीं था। और अच्छी अच्छी लड़कियां थी वहाँ पे, कोई इंग्लिश नहीं बोलती थी। ओके। तो मैंने 15 दिन में जितनी रशियन सीखी उतनी मैंने 8 साल में फिनिश नहीं सीखी। तो थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन होगा। हाँ। 12 लोग हम लोग क्लाइम किए थे, जिसमें से 5 से 6 लोग सबमिट किया था, जिन लोगों ने। हम्म। लड़कियां कोलैप्स कर गई थी और कुछ लोग कोलैप्स कर गया था, ओके। बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द नोटोरियस माउंटेन इन यूरोप, ओके। कि आपको पता नहीं वेदर कैसा रहेगा। ओके। इट्स नॉट अबाउट हाइट, बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी और कभी भी बिगड़ सकता है। ओके, कितना टेम्परेचर गया था, कुछ आइडिया उस टाइम? टेम्परेचर इज़ नॉट एन इशू फॉर मी, बिकॉज मैं फिनलैंड में रहता हूँ 8 साल से। ओके। तो -25 भी गया था तो was okay. डजेंट मैटर, ठीक है। बट अब स्नो स्टॉर्म आ गया, और मुझे क्लाइंबिंग का कोई एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। ओके। और माउंटेन्स पे जाना और उतर के आना, माउंटेन्स पे आप क्विट नहीं कर सकते। आप एक हाइट पे पहुंच गए हो जहां तक कोई गाड़ी नहीं पहुंचेगी आपको लेने के लिए, तो आप या तो कंधे पे आओगे या तो अपने पैर पे आओगे। तो मैं आया तो ऊपर वाले की मेहरबानी से पैर पे ही था, बट इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग दैट आई डिड। तो लगभग मैं 12-15 दिन रुका था वहाँ पे। ओके। तो जैसे यहाँ पर हमारे बहुत रेगुलर रनिंग इवेंट्स होते रहते हैं, एनसीआर में या कहीं पर भी इंडिया में होते रहते हैं। आप चाहो तो एवरी सीज़न आपको मिलेगा। गर्मियों में आपको मिलेगा माउंटेन्स पर, और जनरली सारे विंटर्स में तो आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या वहाँ पर भी इस तरह से इतने फ्रिक्वेंट इवेंट्स होते हैं? वहाँ पे आउटडोर इवेंट्स नवंबर लास्ट तक स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके। बट वहाँ पे फिर लोग स्कीइंग करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द नेशनल स्पोर्ट है फिनलैंड का, आई एम नॉट श्योर, बट छोटा सा 2 साल का बच्चा भी स्कीइंग करते दिख जाएगा आपको, 3 साल का, 4 साल का। दे आर एक्सपर्ट। जैसे हम लोग दौड़ते हैं, वहाँ पे स्कीइंग करते हैं वो लोग। ओके। तो चारों तरफ आपको स्कीइंग करते हुए दिखेंगे, रोड सारी ब्लॉक हो जाती हैं, मतलब बर्फ़ होती है तो उस पर स्लिपरी रनिंग करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हालांकि मेरे जैसे कुछ पागल उसमें भी करते हैं, बट आउटडोर इवेंट्स मोस्टली क्लोज हो जाती हैं क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। जैसा कि आप बहुत सारी तूफ़ानी चीज़ें करते रहते हैं, जो भी चैलेंज मिलते हैं आप एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने सुना है यूरोप में काफ़ी हाईरॉक्स होता रहता है मल्टीपल कंट्रीज़ में। तो आपने कभी किया है हाईरॉक्स को कंप्लीट? लास्ट ईयर मैंने हाईरॉक्स किया था, और मैंने स्पेन में वेलेंसिया में किया था। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं गूगल पे देखता हूँ कि टफ क्या है, तो मुझे देखा कि हाईरॉक्स, और बिकॉज दैट्स व्हाई आई एम अनसिविलाइज्ड कि मैंने सीधा प्रो रजिस्टर कर दिया, ओके। जबकि नहीं करना चाहिए। मैं हाँ। सजेशन है मेरा कि मत करो। मैं भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, कोलैप्स करने वाला था। तो मैं वेलेंसिया गया था और 2 वीक मैंने ट्रेनिंग की थी। अगर आप प्रो कर रहे हो तो कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस करो अच्छे से मसल्स बनाओ, क्योंकि बहुत 200 किलो आप पुश करोगे, 150 किलो आप पुल करोगे। इट इज़ बेसिकली कॉम्प्रोमाइज रनिंग। 8 ऑब्स्टिकल्स होंगी, 8 किलोमीटर रनिंग होगी, ओके। और सारी वेटेड चीज़ें होंगी, तो इट कंज्यूम्स योर एनर्जी। जी। और रनर को एक बार करना चाहिए तो उसे पता चलेगा कि असली दिल कैसे धड़कता है। तो मैंने 2 बार किया, एक बार प्रो किया और एक बार ओपन किया।
ओके। जैसे कि अभी आप रन करते हो जब फिनलैंड में बहुत ठंड होती है, तो आपने सबसे ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर में कितने में रन किया हुआ है आपने? मैंने शायद 2020 में -24 में किया था, 28 किलोमीटर। ओके, और क्रिसमस था, ये 26 जनवरी थी, ओके। आई एम नॉट श्योर, हुँ, क्योंकि ऐसा एक बार मैंने फुल मैराथन की थी। ओके। तो 30 किलोमीटर्स पे मेरा प्लान था फुल मैराथन करने का -24 में, हुँ, बट मैंने क्विट कर दिया था 30 किलोमीटर पे, हुँ, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, क्योंकि टेम्परेचर फील लाइक गिरता है रात में। मैंने 7-8 बजे रात में रनिंग स्टार्ट की, तो तो -27-28 पहुंच गया वो। ओके, और 29 किलोमीटर पे मुझे लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे अंदर। हर्ट में हाँ, हार्ट में क्या? बॉडी तो के अंदर जो हाँ हाँ, तो मैंने हाथ डाला तो बेसिकली मुझे लगा कि मेरा जो पसीना स्वेटिंग हो रही है, दैट कन्वर्टिंग इनटू द आइस। ओके। तो मुझे लगा कि अब जिंदा रहेंगे तो कल कर लेंगे। आज आज 30 ही बस सिविलाइज हो जाते हैं। हाँ, आज से सिविलाइज। तो मैं 1.5 किलोमीटर घर था मेरा वहां से, ओके, तो लगभग 28:30 पे मैं भागा वहां से घर की तरफ। ओके, और पानी जम चुका था, जेल जम चुके थे, केला तक तो जम गया था। ओके, तो कुछ सब कुछ वो था। ओके। तो ये ऐसी कंडीशन में जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है रनिंग करते टाइम? हाँ, स्लिप करते हैं लोग, बहुतों के हुँ, पैर टूटते हैं फिनलैंड में बिकॉज ऑफ रनिंग इन विंटर्स। ओके, और क्योंकि रनिंग शूज काम नहीं करते आपके आइस पे, हुँ, और आपको विंटर शूज लेने पड़ेंगे जो कि बहुत अनकंफर्टेबल। उनसे आप चल सकते हो, बट रनिंग करना एक बहुत अनकंफर्टेबल होता है। जबरदस्ती करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन तो काफ़ी लोग गिरते बहुत हैं और लोगों के इंजरी बहुत होती है विंटर्स में। ओके। तो ये आप हाइड्रेशन कैसे मैनेज करते हो उस टाइम पर? हाइड्रेशन, छोटा सा बैग है, उसमें पीछे 1-1.5 लीटर की बोतल रहती है मेरी। नहीं, वो तो पूरी जम जाएगी जब ठंड बहुत पड़ेगी, तो फिर कैसे मैनेज करोगे आप? -10-15 तक चलता है। अच्छा, बोतल्स ऐसी आती हैं तो -10 तक 15? -10 तक अगर बैग में है तो जल्दी नहीं जमेगी वो। ओके, ओके, बट उससे नीचे जाएगा तो फिर यू हैव टू सफर, कम बैक एंड ओके, ड्रिंक एंड देन गो बैक। सो चल जाता है, -10 तक चल जाता है। ओके। तो फिनलैंड के बारे में थोड़ी बात करते हैं। फिनलैंड में आप इतने सालों से रह रहे हो, हम मैं 2015 में गया था फिनलैंड में। तो तब से आप वहाँ पर हो, तो जैसे कि इंडिया है हमारा, हम अच्छे से नेचुरल रिसोर्सेज खेती बाड़ी कर सकते हैं, बढ़िया से चीज़ें कर सकते हैं। वहाँ पर आप बता रहे हो इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है वहाँ पर, तो वहाँ पे फसल भी नहीं होती होगी, चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होते होंगे। फिर वो मतलब इतना डेवलप्ड कंट्री कैसे है कंपैरेटिवली इंडिया के? बहुत बहुत ही सही क्वेश्चन है। बट फार्मिंग करते हैं लोग वहाँ पे, ऐसा नहीं कि फार्मिंग नहीं करते। और वहाँ का चावल अजीब सा होगा, छोटा सा। ओके, तो होता सब कुछ है, बट थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, ओके, एग्जॉटिक फ्रूट्स जिनको बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ये सब बहुत पॉपुलर है। और दे आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन। ओके, वो लोग उनके पास कुछ खास एस इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स नहीं है, हुँ, और इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस भी वो बहुत बेहतर नहीं है। ओके, बट दे आर वेरी पेट्रोटिक। आपको देख के नहीं लगेगा कि एक और बता दूं, फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड यस, यस। फॉर कॉन्टिन्यूअस 8-10 साल से। डेनमार्क, फिर स्वीडन, ऐसा करके आता है। फिनलैंड हमेशा टॉप पर रहता है। तो ये आपको फिनलैंड जाके ही पता चलेगा कि वो, जैसा नॉर्डिक्स कंट्री सारे हैप्पीएस्ट हैं, हाँ, बहुत खुश हैं, बट उनमें भी जब आप फिनलैंड जाओगे तो पता चलेगा कि फिनलैंड क्यों हमेशा यही जीतता क्यों है, ओके। अनडिस्प्यूटेड विनर। तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे ही है एक्चुअली कि फिनलैंड सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर मे बी कल्चर। ओके, वहाँ पे दे आर नॉट वेरी मच इन द रेस टू डिफीट अदर्स। ओके, उनका है कि अपना बेहतर देंगे वो। हुँ, वर्क लाइफ बैलेंस को इतना ज़्यादा फेवर करते हैं वो। जॉब इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द लाइफ। अगर 5, आई थिंक 4:30 के बाद अगर कोई कॉल कर देता है ऑफिस से, तो जस्ट लाइक FIR इन इंडिया हो ओके, सकती है। हम्म। तो वर्क कल्चर इतना बेहतर है, और काम बहुत सेटिस्फाई ही रहते हैं वो लोग ओके, जो करते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है वो करता है। और बाकी अगर आपका हेल्थ फ्री हो, एजुकेशन फ्री हो, और आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो फिर भी आपको लगभग 1,000 यूरो, ऑलमोस्ट 800 to 1,000 यूरो गवर्नमेंट देती है रहने खाने के लिए मंथली। 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 तो दैट्स लाइक मनरेगा
मनरेगा इन फिनलैंड, हाँ बट तो आदमी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरेंगे हम। ओके एंड दैट्स द रीजन। एंड उन्होंने आईटी में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, उनका विजन बहुत अच्छा है। टेम्पल रन उन्होंने ही बनाया था, और ऐसे बहुत से वीडियो गेम्स है, जब आप रिसर्च करोगे तो पता चलेगा अरे ये तो फिनलैंड से बना। नोकिया जैसी बड़े ब्रांड। नोकिया फिनलैंड का है। फिनलैंड इज नॉट ओनली द हैप्पीएस्ट, इट्स द क्लीनेस्ट आई थिंक कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके फिल एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ आपके। फिनलैंड के पास दुनिया में हर इंसान के लिए 10 पेड़ हैं, अकेले फिनलैंड में? अकेले फिनलैंड में। बहुत तो वहाँ पे कितने ही फॉरेस्ट होंगे। हम्म जैसे यहाँ कॉलोनीज के बीच में 2-3 पेड़ होता है, वहाँ फॉरेस्ट के बीच में छोटी सी कॉलोनी होती है। ओके तो मैं 8 साल से वहाँ रह रहा हूँ, अगर लेकिन आज भी भटक जाता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा दूर रनिंग करते हुए निकल गया ओके और सही से ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी जोन में चला गया, ओके। तो फिर गूगल मैप ऑन करना पड़ता है। इवन नेटवर्क इशू तो नहीं होता वहाँ पर? कहीं कोई नहीं, नेटवर्क कोई इशू नहीं। नहीं। तो वहाँ के लोग, जैसे आप बता रहे हो कि वहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो जो इंडियंस वहाँ जाकर रह रहे हैं, जैसे अभी वहाँ जॉब कर रहे हो, तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो मिलती हैं और नहीं भी मिलती हैं? मैं अभी तो स्वीडिश कंपनी में आ गया हूँ, मतलब नॉर्डिक्स की कंपनी में। मैं टाटा से गया था, टीसीएस से गया था यहाँ से। फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या हो क्या। कुछ नहीं है, आप सोच के बताइए। जैसे पिछले 8 साल में मैंने नहीं देखा कि लाइट का बल्ब एक बार भी बंद हुआ हो। ओके ठीक है। और वो लोग मोस्टली न्यूक्लियर पावर्ड नेशन से, हर चीज़ न्यूक्लियर एनर्जी से यूज़ करता है। तो गैस वहाँ पे ऐसी गैस नहीं होती, वो स्टील और आयरन की होती है जो लाइट से चलती है। ओके ऐसी गैस नहीं होती। ओके और हेल्थ केयर कॉस्टली है, बट अच्छा है। अच्छा इन द सेंस कि वो आप उनको दिखाने जाओगे तो आपको दवा नहीं देंगे लोग, पर इंडियन परेशान हो जाता है कि दवा दे दो भाई हमको, दो। ऐसा ही है। वो आप तड़प रहे हो दर्द से, वो दवा नहीं देगा आपको, कहेगा रिलैक्स करो जाके, छुट्टी लिख देगा 2 सप्ताह की। ये ऑफिस में अगर आप दिखा दोगे तो ना तो आपकी सैलरी कटेगी और ना ही आपकी हॉलीडेज से कटेगा, अगर डॉक्टर ने लिख दिया है 2 वीक बेड रेस्ट। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। दीज आर द रीजन व्हाई इट इज हैप्पीएस्ट। ओके तो बट टैक्स बहुत कटता है, पैसा लेते हैं लोगों से, इसीलिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके। टैक्सेस कैसे हैं वहाँ पर? टैक्सेस ऑलमोस्ट 37%, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी। ओके। आप किस रेंज, 47%? अप टू 40-45 तक जाता होगा मेरे ख्याल से। मैं एग्जैक्टली उसमें इतना प्रोफेशनल नहीं हूँ कितना कटता है, मैं हार्डली बैंक बैलेंस देखता हूँ अपना, सैलरी का भाई कितना बचा है कुछ पता नहीं रहता। बट टैक्स कटने का कैसे टैक्स वहाँ अच्छा। पे? कंपनी सैलरी का टैक्स काट के सैलरी देती है? हाँ हाँ, टैक्स काट के सैलरी देती। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता ही देता हूँ मैं फिनलैंड के, जब इतने दिनों से रह रहा हूँ। लाइसेंस, आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपने कुछ गलतियाँ की और आपका चालान जो बोलते हैं इंडिया में कट गया, चालान आपका कटता है उस बेसिस पे जितना आपका सैलरी आता है। ओके। तो वो लोग इतने ज़्यादा, इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी है, कि गरीब आदमी का कम कटेगा और जितना अमीर है उसका उतना ज़्यादा कटेगा। शायद फैक्चुअली मैं कितना करेक्ट हूँ पता नहीं, बट नोकिया का एक शायद बहुत बड़ा इंसान था, सीईओ कौन था, उसका मिलियंस डॉलर्स में कट गया था आई थिंक, चालान? बट इसको चेक कर लेना सही से, बट मोर देन 100,000 यूरो ओके चालान कट गया था, बिकॉज ही वॉज अ रिच गाय। ओके। तो ये गाड़ी देख के चलाएं अगर आप पैसा कमाते हैं फिनलैंड में। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। जैसे कि वहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है आपके फिनलैंड में, तो वहाँ लाइफ स्टाइल कैसे लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन को मैनेज करते हैं? लाइक कुछ ऐसा है कि उनकी जो गैरेज हैं उनमें भी हीटर लगे हुए हैं ताकि फ्यूल। हाँ हाँ, इसका मैं बताता हूँ। बेसिकली विंटर्स यहाँ से बेहतर विंटर्स मेरे वहाँ गुजरता है, और हर घरों में हीटर्स लगे होते हैं, और जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मतलब आप नहीं रेगुलेट करते हो, उनको वाटर हीटर्स बोलते हैं। ओके उन पाइप के बीच से गर्म पानी बहता है। ओके। शायद ऐसा ही हो सकता है बिल्कुल गलती ना निकल जाए, बट ऐसा ही सुना है मैंने। तो उनको गवर्नमेंट सेंट्रलाइज रेगुलेट करती है, तो आपके घर गर्म रहते हैं और बहुत धीरे धीरे उनको गर्म करते हैं, ओके ताकि
जबरदस्ती वाली चीज हमेशा हार्मफुल होती है। यस यस हीटर जला दिया आपने, हाँ हाँ कैसे ऑक्सीजन उड़ा, डैमेज हाँ। कर रहे हो। तो हर घर आप नेकर बनियान, बाहर -30 है, अंदर आप नेकर बनियान बैठ के कॉफी पी रहे हैं। ओके और बाहर आप निकलो तो अच्छी जैकेट ले लो, वहाँ की फिनिश कोई जैकेट ले लो, तो आप बेसिकली इंजॉय करते हो वेदर को, ना कि ठिठुरते हो। ओके। हम्म। तो जो आपने मुझे अभी चालान का बताया, मैंने अभी भी चेक किया है, वो $1,29,000 का चालान कटा हुआ था, हाँ। जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। और ओवर स्पीड में था वो, 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ड्राइव कर रहे थे। कोई बिजनेसमैन थे फिनलैंड के, उनका चालान कटा था इतना। अच्छा चलो। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आप बता रहे थे हाँ, तो जैसे आप वहाँ पर कैसे रहते हैं, वहाँ पर रेंटल स्पेस होगा, हाँ। तो वहाँ पर आपको सेम फैसिलिटी पाइपलाइन वाली मिलती है या आपको अलग तरीके से मैनेज करना? नहीं, सब, हर घर इक्वली इक्विप्ड होगा ओके इन टर्म्स ऑफ हीटिंग और ये सब ओके चीज़ें, जिसको आप घर बना ही नहीं सकते अपना, कि आप कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं जो चीज़ आपको लगानी ही पड़ेंगी उसमें। ओके ऐसा नहीं कि आपने बिना हीटिंग के बना लिया अपना घर, ओके ओके तो आपको अलाउड ही नहीं है। तो इट डजेंट मैटर कि आप किराए पे रहते हैं, अपना रहते हैं, फ्रिज और बेसिक चीज़ें आपको पहले से मिलती हैं, उसमें सेटअप ऑलरेडी सेटअप रहता है। आप चेंज करना चाहो चेंज कर लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जैसे कि आपने बताया आप काफ़ी स्मोकिंग करते थे पहले ही, तो एक मैं पॉइंट जानना चाहता हूँ, ऐसा क्या हुआ था आपकी लाइफ में जिसके बाद आपने सोचा कि अब मैं थोड़ा सा फिटनेस की तरफ मूव हो जाता हूँ? जैसे एकदम से आप बता रहे हो, पहले बिल्कुल आप ऐसे ही चल रहा था सब, बीटेक वीटेक जो भी आप कर रहे थे कॉलेज टाइम में, आप स्मोक भी करते थे, ड्रिंक भी करते थे, और शायद वो आप अभी भी करते हो। लेकिन एकदम से जो फिटनेस की तरफ जो रुझान हो गया था, उसके पीछे क्या रीज़न था? स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी कोविड के थोड़ा सा पहले। तो बेसिकली ऑनेस्टली बताऊं, बिना किसी उसके, तो मैं पक चुका था उस जिंदगी से। कि मुझे लगा था कि 10 साल से मैं यही कर रहा हूँ, अब कब तक करेंगे ये। क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बताइए। बैड जानना चाहता हूँ। क्लब्स पे जाना, सुट्टे मारना दोस्तों के साथ, एक वीक में 3 पार्टी कर लेना, ऑफिस के नीचे बार वहाँ। एक और फैक्ट बता देता हूँ मैं, फिनलैंड का सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन पर बंदा फिनिश है। ओ तो उस चीज़ में भी वो आ गए। ठीक है, तो ये सब करता है। तो जैसे एक लिमिट पे आके मैं पक गया था कि अब जिंदा रहेंगे तो कुछ बड़ा कर देंगे, और करते करते निपट गया तो निपट गया, देखा जाएगा। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जर्नी मेरी। मैंने गूगल पर सर्च किया रैंडम फिटनेस, मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो मुझे एक किक बॉक्सिंग का कोर्स देखा, बेसिक कोर्स। मुझे ये भी नहीं पता था किक बॉक्सिंग क्या होती है, बॉक्सिंग, मुए थाई और रेसलिंग, बीजेजे क्या क्या होता है। तो मैंने रैंडम ज्वाइन किया, मुझे मज़ा आने लगा। तो मेरा फिटनेस किक बॉक्सिंग से स्टार्ट हुआ। फिर ऑफिस में एक 15 किलोमीटर की रनिंग हो रही थी, तो लोगों ने बोला ज्वाइन कर लो। उससे पहले शायद मैं 1-2 किलोमीटर दौड़ा था। तो वो करने के बाद मुझे लगा कि रनिंग भी करते हैं। फिर रनिंग हाफ मैराथन की, फिर आई थिंक 1 महीने बाद मैंने फुल की। फिर मैंने देखा, और मुझे फुल के बाद लगा कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान हूँ। ऐसे ही लगता है, नए लोगों को ऐसे ही लगता है नहीं। फिर किसी ने बताया कि डबल मैराथन भी होती है, फुल के बाद हाफ करनी होती है। तो 3 महीने बाद मैंने वो की। फिर मुझे लगा कि अब हो गया हूँ मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर बताया किसी ने आयरन मैन होता है, तो मैंने चेक किया तो देखा कि हाफ आयरन मैन होता है, फुल आयरन मैन होता है। तो वो सब फिर मैंने स्टार्ट किया, और इतना किया कि फिर छोड़ दिया। आयरन मैन मेरा था कि हर साल कुछ नया टारगेट बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे। ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट खेल रहे हो, तो आप एक ही मसल को ही ट्रेन कर रहे हो। आप बॉक्सिंग करते हो तो आप डिफरेंट मसल ट्रेन हो रही है, रन कर रहे हो डिफरेंट मसल ट्रेन हो रही है, स्विमिंग कर रहे हो तो डिफरेंट मसल ट्रेन हो रही है। तो ये आप, अगर आप का प्रोफेशन ये नहीं है, आप प्रोफेशनल रनर नहीं हो, प्रोफेशनल स्विमर नहीं हो, तो आप चेंज करते रहो, जिससे कि बिल्कुल। आप ज़्यादा फिट रहोगे कंपैरेटिवली एक स्पोर्ट को खेलने से। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि अभी आप फिनलैंड में रहते हो, वहाँ पर तो पॉल्यूशन होगा ही नहीं मुझे लगता है। एक ही वही क्या रहता है वहाँ पर लोग? मैं 26 AQI से चला था, ओके और 260 या फिर उस पर उतरा हूँ। मैं कम ही बता रहा हूँ, 260 से ज़्यादा ही होता ही होगा। ओके। अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्यूआई रहेगा। तो जैसे जब आप यहाँ पर लैंड हुए थे, तो क्या डिफरेंस नज़र आया, मतलब वैसे ना आपको सांस लेने में कुछ फर्क महसूस होता है? थोड़ा सा आपको वेट लगेगा अपने गले में, ओके जब आप सांस लोगे तो लगेगा कि थोड़ा सा अनफिल्टर्ड सा कुछ जा रहा है। ओके बट वो फिर आधे घंटे में फिर इतना भीड़ भाड़ देख के वो सब
पैदा यहीं हुए थे, हाँ, सही बात। जिंदगी यही निकली है, तो फिर कहता है जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो देखो नोएडा में रहते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कितना पॉल्यूशन है। पता तो चल रहा है मतलब, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, भूल जाते हैं। सिर्फ़ सामने कोई मैसेज आ जाएगा एक्यूआई इतना है, तभी माइंड में आएगा, अदरवाइज़ नॉर्मल लाइफ़ चल रही है। बट जो इंसान 26 एक्यूआई से आ रहा है, वो आएगा, उसे तो बहुत चेंज लगेगा। वो देख रहा है तो थोड़ी दूर के बाद दिख नहीं रहा। ऐसा ही हो रहा है ना? हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद दिखता नहीं है बिल्कुल, शायद जब आपकी फ्लाइट लैंड हो रही हो तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा काफ़ी देर तक कि नीचे क्या है। इवन जब फ्लाइट आपकी लैंड होना स्टार्ट करती है, आप फील कर लोगे अपने गले में ओके। कि कुछ कुछ तो गलत जगह उतर हल्का सा आपको लगेगा। और यही चीज़ जब आप वहाँ पे उतर रहे होगे, अगर दिन में, क्योंकि इधर से दिन में फ्लाइट जाती है, तो आप बाहर देखोगे तो इतना नीला आसमान दिखेगा, आपको लगेगा कि इतना नीला होता है क्या आसमान। हाँ, सच में। वाक़ई जैसे हम यहाँ पर इंडिया में भी कि घूमने जाते हैं, हम हिल स्टेशन जाते हैं, तो जो फ़ोटोज़ में जो क्लैरिटी होती है ना, जो बैकग्राउंड ब्लू दिखता है आपको और जो पिक्सेल्स एकदम नीट एंड क्लीन आते हैं, वो चीज़ हमें दिखती है। यहाँ पर आप फ़ोटो खींचो अभी आप, तो आपको देखिएगा कोई ब्लर आ रहा है, कोई धुंध आ रही है, कैमरा साफ़ नहीं है क्या? आजकल ये बहुत हो रहा है, थोड़ा दूर किसी को खड़ा करके आप ज़ूम करोगे, तो कितना भी अच्छा फ़ोन ले लो, फ़ोटो अच्छा ले ही नहीं सकते, इतना पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन को लेके हम पूरे नॉर्म्स हैं, जैसे हम गाड़ियों को लेकर अपने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है पॉल्यूशन चेक हम लोग, वहाँ पर कैसा रहता है इंडस्ट्रीज़ को लेकर? कुछ आइडिया आपको है इसके बारे में? पॉल्यूशन, हाँ, नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि दूसरा मैंने बोला कि इंसान वहाँ का पेट्रोटिक बहुत ज़्यादा है। ओके। अगर गवर्नमेंट कोई भी हो, जैसे यहाँ पे अगर हम अगेंस्ट हैं गवर्नमेंट के, तो हम, गवर्नमेंट ने कुछ भी किया हो अच्छा या बुरा, हम कुछ ना कुछ पॉइंट निकालेंगे इवन अच्छी चीज़ में कि ये गलत है इसका। हाँ। ठीक है। फिनलैंड में, एटलीस्ट फिनलैंड में, कि अगर गवर्नमेंट कोई बन गई, अब उसका सपोर्टर लेफ्ट है या राइट है, इट डजेंट मैटर, गवर्नमेंट ने बोला कि मास्क 14 तारीख से लगेगा, तो फिर हर इंसान लगाएगा उसको। ओके। एक बार गवर्नमेंट बन गई तो बन गई। ओके। क्रिटिसिज्म चलता रहेगा मीडिया में अपनी चीज़ों का, बट जो चीज़ लोगों को पता है कि दैट इज़ क्रूशियल एंड क्रिटिकल, वो फिर हर इंसान एज अ आँख बंद करके फॉलो करता है। इसीलिए यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस साल इस साल या लास्ट ईयर फिनलैंड का रिकॉर्ड था, एक भी एक्सीडेंट नहीं पूरे साल में, पूरे साल में? एक भी मरा नहीं। बहुत बड़ी बात है। पूरे साल में एक भी कंट्री में एक भी ना मरो, इंडिया में तो बहुत डेथ होती है इसकी वजह से। क्योंकि लाइफ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। लोगों की एक भी जान चली गई तो वो लोग पूरा उस पर रिसर्च करेंगे कि क्यों चली गई। जैसे कि फ़िनलैंड में जो आपका ऑफ़िस है और जो भी ट्रैवल हम करते हैं, फ़िनलैंड इतना छोटा भी नहीं है। तो ट्रैवल करते हैं, जो आप ट्रैवल करते हो रास्ते में बर्फ़ या कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी आती होंगी, जिससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है और ठंड है, तो रोड ब्लॉक हो गई, तो वो चीज़ कैसे मैनेज करते हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट। वो बेसिकली मोस्टली नॉर्डिक्स कंट्रीज़ का होता है। फिनलैंड का उसमें से भी वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपका बस का टाइमिंग लिखा हुआ है, पहली बस आपका घर जहाँ पे है वहाँ से लगभग 100 मीटर की दूर तक गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पहुँचा देगी, आपको बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। ओके। आइदर ट्रेन ट्रेन होगी, ट्रेन तो मोस्टली मेन रूट्स पे होगी, बस होगी, या फिर ट्रैम भी चलती है वहाँ पे। ट्रैम जो हाँ, यहाँ बंगाल में चलती है। कोलकाता में काफ़ी हाँ, वो नहीं चला रहे हैं वो लोग। लोग तो मतलब भूल रहे हैं ट्रैम को, उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन किया, बसेस को हटा के ट्रैम। तो ट्रांसपोर्टेशन इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर 3-2 पे बस लिखी है, तो 3-2 पे आपको दिख जाएगी बस। आप घड़ी अपना सेट कर सकते हो कि ओके। बस के हिसाब से। ओके। 3-4 हो गया तो लोग बोलेंगे कि लेट है आज, कुछ तो दिक्कत चल रही है क्या? यार हम 15-20 मिनट तो बात भी नहीं करते। यार तो कंसीडर ही नहीं करते। अब तो फिर भी पता नहीं सही हो गया हो थोड़ा, पहले तो घंटों-घंटों, 2-2 घंटों को भी कंसीडर नहीं करते। आई थिंक मेट्रो ही है शायद थोड़ा टाइम पर इंडिया में, बाकी ट्रेन तो लेट, अभी फॉग चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन लेट हो रही हैं। बाकी अभी हमारे इंडिया में एक साल में लगभग 1.7 लाख लोगों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से ही, और आप बता रहे हो फिनलैंड में एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ पूरे साल। हाँ, आप कोई चेक कर डेथ नहीं सकते है। हो। हाँ, मैं चेक कर लूँगा। लेकिन इसके पीछे आपको मेजर रीज़न क्या लगा? मेरे अकॉर्डिंग पॉपुलेशन बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अगर सुबह-सुबह 100 लोगों को ऑफ़िस जाना है और सुबह-सुबह 10 लाख लोगों को ऑफ़िस जाना है, बहुत डिफ़रेंस है। समस्या जनसंख्या नहीं है, समस्या है अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन। वहाँ इतना अवेयर है इंसान, और स्ट्रिक्ट, जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप लाइसेंस, वहाँ पे लाइसेंस एग्जाम क्लियर करना है एक हिंदुस्तानी के लिए, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलूँगा, जैसे आपने कोई आईआईटी और कैट का पेपर निकाल लिया हो, ओके। कि 2 बार तो फेल होता ही होता है इंसान लाइसेंस लेने में, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ऐसा टेस्ट लेंगे आपका कि आप एक बार बोलोगे यार रहने देते हैं गाड़ी चलाने को। आपने ट्राई किया?
नहीं, मैंने ट्राई नहीं, मेरे जैसे इंसान को करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग में इंटरेस्ट नहीं आता, मुझे बैठने में मज़ा आता है, कोई और ड्राइव करे। ओके। तो इतना इतना स्ट्रिक्ट है कि जब आप पास करोगे तो आप इतने खुद ही सेल्फ सफिशिएंट और इतना अवेयर हो जाओगे कि आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपने इतना रगड़ के आपको लाइसेंस मिला है। वो आपको ऐसे ही दे देते हैं, तो आप रफ ड्राइविंग करते हैं, कि चालान भी वैसे ही है। चालान वैसे ही है, सैलरी चली गई पता चला चालान कट गया, 2-3 कट गया तो पता चला वीज़ा कैंसिल हो गया, वर्क परमिट पे बात आ गई। तो जब इतना स्ट्रिक्ट होता है तो इंसान फिर केयरफुल रहता रहता है। करता है। ड्रिंक एंड ड्राइव ज़ीरो, हम्म, कोई करेगा नहीं। पार्टी पे अगर आया है और वो पीता भी है, तो बाकी सारे दोस्त पिएँगे और वो बंदा नहीं पिएगा, बिकॉज़ बाहर ऑफ करेगा। कि वो उसको वापस भी जाना है। ओके, हुँ। वेरी गुड। जैसा कि आप बता रहे हो कि फ़िनलैंड के अंदर ड्राइविंग के जो एग्ज़ाम सारी चीज़ें बहुत ही टफ़ हैं। तो मैं आपको बहुत एक इंसिडेंट बताता हूँ, जैसा कि आप कह रहे हो जिसकी वज़ह से वो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं ड्राइविंग में, कोई रूल ना ब्रेक करें। इंडिया का इंसिडेंट बताता हूँ, मैं एक बार गया हुआ था आरटीओ में किसी काम से, तो वहाँ पर जो केबिन था, जो जहाँ से वो लाइसेंस चेक हुँ, कैमरा लगा के चेक कर रहे थे, तो मैंने देखा कि जो चेक करने वाला जो जो भी इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्शन कर रहा था, उसने क्या किया, वो सामने वो एक काफ़ी मोटी ग्रिल लगी हुई है, लोहे की पूरी एक खिड़की है, वो उस पार एक बंदा खड़ा हुआ है, उससे कहा ओके। अपने हाथ दिखाओ, उसने हाथ दिखा दिए ऐसे और सामने दिख रहा है। मुझे लगता है वहाँ कोई अगर अंधा बंदा खड़ा हो जाए, कॉन्फिडेंट हो, आँखों में सामने-सामने देखता रहे, ऐसे-ऐसे कर दे, उसको डीएल बन जाना है। अच्छा। मैं पूरा प्रोसेस देखा मैंने, समझ में आ गया ये पॉसिबल है बहुत ईज़िली, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट तो लोग पैसा देके क्लियर करा लेते हैं अपना, बहुत से लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, फोर व्हीलर का लाइसेंस ले लेते हैं। शायद यही रीज़न है कि लोग एक्सीडेंट करते हैं, लोग रफ ड्राइव करते हैं, उन्हें फ़िक्र नहीं है। ये बहुत बड़ा रीज़न लग रहा है मुझे। लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे बाई चांस चलती है, कि बाई चांस चल रहे हैं, आज शाम को हार्ट अटैक आ जाएगा पता नहीं। हाँ, लोग एग्ज़ाम्पल भी ऐसे देते हैं। अब आप फ़िटनेस में हो, मैं भी फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा रहता हूँ। लोग क्या कहते हैं कि अरे वो कुछ नहीं करते थे, आप रोड पे चल रहे हो, आपको एक्सीडेंट हो गया तो आपको खाने का क्या फ़ायदा है, अच्छा खाने का। ऐसी बातें करते हैं लोग ना, क्योंकि उन्हें पता है सच में हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस लोगों को ऐसे ही मिल जा रहे हैं, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हाँ, हैं, कंबाइन करोगे तो सारा। बहुत सारे फू फैक्टर्स हैं। वहाँ पे फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, इंडिया में फूड इज़ द सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, हुँ। एंटरटेनमेंट। यहाँ आप किसी पार्टी में अगर सगी बहन की भी शादी है तो बहन पूछती है कि खाने में क्या बन रहा है? तब आएँगे, मतलब बता आएँगे तो, लेकिन बताओ कि खाने में क्या बन रहा है? मेन्यू में क्या है? मेन्यू क्या है? यहाँ डिस्कशन बहुत ज़्यादा टाइम निकलता है मेन्यू का डिस्कशन में, तो फूड इज़ द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो दैट्स नॉट गुड। तो वहाँ पर जनरली से हमारे यहाँ पर हमारे घर के जो इंडियन में खाना क्या है? छोले-चावल, राजमा-चावल, कढ़ी एंड ऑल, दाल-चावल। वहाँ पर खाना क्या होता है? नॉर्मल वहाँ वाली? एटलीस्ट फ़िनलैंड का तो बहुत ही टेस्टलेस फूड है, जो उनका अगर मैं नेटिव फूड की बात करूँ, ओके, मैं बहुत ज़्यादा फिनिश फूड नहीं खाता हूँ, ना ही इंडियन खाता हूँ। ओके, मैं सुशी-वुशी बहुत ज़्यादा खाता हूँ, ओके। और मोस्टली उनका बॉइल्ड रहता है, पोटैटोज़ बॉइल्ड बॉइल्ड रहेंगे, चिकन वो भी बॉइल्ड रहेगा, सैलड बहुत ज़्यादा वो लोग कंज़्यूम करते हैं। ओके। शायद इसी की वजह से वो लोग मतलब कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, बट बाई प्रोडक्ट उनकी डाइट इतनी हेल्दी है कि फिर भी हेल्दी रहते हैं और सस्टेन करते हैं। शायद ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको क्या, वो भी वहाँ की सब बहुत ज़्यादा है। एवरेज एज की बात। हाँ, एवरेज एज की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हेल्दी हैबिट्स बनी हुई हैं, बिल्कुल। कल्चरली बनी हुई हैं, उनको हाँ। पता भी नहीं है। जैसे स्पोर्ट्स, एक ना एक स्पोर्ट खेलेगा ही वहाँ पे इंसान, बाय डिफ़ॉल्ट। उसको पता ही नहीं कि वो उसके लिए कितना बेहतर हो सकता है। हाँ, मतलब फ़िनलैंड में लोग रात को ड्रिंक कर रहे हैं, हाँ। सुबह को अपने घर पे सुबह पे सैलेड खा रहे हैं और दिन भर हेल्दी फूड ले रहे हैं, शाम को फिर ड्रिंक कर रहे हैं। लेकिन जो डेली का जो फूड है, वो 3 मील्स इन अ डे जो उनके चल रहे हैं, हाँ। वो इतनी क्वालिटी वाले हैं कि वो जो वाइन का जो असर है, विस्की का हाँ, असर है, हाँ। वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जा रहा है। ऑलमोस्ट तो ख़ैर अल्कोहल, हाँ, हार्म तो करेगी, हम नो डाउट। ये बोलना कि ज़ीरो कुछ नहीं होता। नहीं हुआ, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक हाँ, मतलब कंट्रोल है। उसको, और स्पोर्ट्स में कुछ स्कीइंग तो मतलब जैसे करेगा ही करेगा इंसान, कुछ ना कुछ वो करेगा। जैसे इंडिया में तो हम लोग बात कर रहे हैं फ़िटनेस की, बट अभी थोड़ा-सा मैं निकलूँगा अपनी फ़ैमिली में, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता फ़िटनेस क्या होती है। वो सही तो बात। कहो मेरे पास इतने अब मेडल्स-वेडल्स हैं तो मैं कुछ बोल पाता हूँ, हाँ, वरना तो बोलते थे क्या कर रहे हो तुम? हाँ, वो सही हमको समझाते थे कि फ़िटनेस के बारे में, हाँ। खुद ही समझा देते थे। जो 4 बीपी की दवा खा रहा है, डायबिटीज़ की दवा खा रहा है, थायराइड की दवा खा रहा है, वो हमको समझाता था कि फ़िटनेस क्या होती है। नहीं, सही तो बात ये है। है। क्योंकि अब मुझे लगता है आप मॉडल मेडल्स दिखाने की बात कर रहे हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब भी हम कोई इवेंट करना चाहते हैं या करके आ रहे होते हैं, तो उसे क्या मिला? उन्हें लगता है कि हम जब रन मिलने जाते हैं,
तो हमें कोई अमाउंट मिल रहा होगा, हमें 10, 20, 50 व्हाटएवर द अमाउंट इज़ 50,000 बट कुछ भी, मुझे लगता है कोई ऐसा अमाउंट मिला होगा। इवन जब हम विन करते हैं, हम सेकंड पोजीशन आ गई हमारी, आई एक 2 बार मेरी, फर्स्ट पोजीशन आ गई, उन्हें लगता है इनको कुछ अमाउंट मिला होगा यार, स्टेज पे खड़े हुए हैं, कुछ जो चेक मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा और एग्ज़ैक्टली उनको नहीं पता कि हमारा जो इसके लिए पागलपन है, उसके पीछे दूसरे ही रीज़न है। हम सैटिस्फैक्शन मिलता है हमें वहाँ पर, हम किसी पैसे के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। 2-3 ऐसे बुरे क्वेश्चन हैं कि मेरा मन करता है कि पिस्टल नहीं है तो अच्छा है मेरे पास। कि रनिंग करते क्या थे? कौन-सा नंबर आया? हाँ, जीते कि नहीं? अच्छा नहीं जीते नहीं, चलो ठीक है। इतना करते हो ओलंपिक में क्यों नहीं चले जाते आप? हाँ। ठीक है, ये हो गया। पैसा दे के चाहते हो रनिंग करते आप? एक तो ये क्वेश्चन अच्छा हो रहता है कि आर्म्स नहीं है मेरे पास। एक एक क्वेश्चन और करते हैं लोग, कई बार मुझसे भी बहुत करते हैं लोग कि मैं सोचता हूँ किसी मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट कर लूँ और मैं फर्स्ट आ जाऊँ। तो ये ऐसे लोग सोचने लगता है कि ये मज़ाक है। और मुझे एक चीज़ और लगती है, रनिंग एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपका कभी तुक्का नहीं लग सकता। हाँ, हाँ। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते, बाकी आप शूटिंग करने गए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, तुक्का लग सकता है, पर लग गया आपका बाई चांस, आप एक शॉट सही लग सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है 100 में से। पर रनिंग चांसेस ही नहीं है कि आपका तुक्का लग जाए कि आप फर्स्ट आ जाओगे, सेकंड आ जाओगे, आप थर्ड आ जाओगे, देयर इज़ नो वे। आपने प्रिपरेशन नहीं की है, तो आप हो सकता है 100 मीटर आप भागे आगे, बहुत तेज़ आगे जाके खत्म हो जाना, आप लेट जाओगे उसके बाद। तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। Even marathon will test you. यस, Marathon is one of the best way to test your life. बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे आप इंडिया में आए हो तो आपने कुछ इवेंट प्लान किए हैं? क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी इवेंट हो रहे हैं आजकल। नहीं कोई, मैं यूपी से बाहर जब आता हूँ तो इतना ज़्यादा एंगेज रहता हूँ कि नहीं निकलता हूँ। ओके। तो अगल-बगल कहीं जिम जॉइन कर लेता हूँ मैं घर के इधर-उधर, और पार्क है तो दौड़ लेता हूँ वहाँ पे। और 1 महीना इतना जल्दी निकलता है 1 साल के बाद। ओके। तो सर मैं फ्रेंड्स और मिलना। मैं इतना करके आता हूँ वहाँ पे कि अगर मैं करने जाऊँगा तो यहाँ पे मतलब मेरे अगेंस्ट एफआईआर करवा देंगे कि तुम अभी, जैसे नवंबर में मैंने मैराथन्स की बहुत सारी, तो मैं निपटा के आता हूँ सारा। ओके। तो मैं मोस्टली फिर भी मैं करता हूँ रोज को। ओके। रेस्ट डे मेरी ज़िंदगी में शायद नहीं होता। ओके। मैं कुछ तो करूँगा, आधे घंटे करूँगा, अच्छा रेस्ट डे, रिकवरी डे, ईज़ी डे ऐसा नहीं है। नहीं, अच्छा मेरा भी ऐसा ही है, जब मैं अभी रन कुछ दिनों से नहीं कर पा रहा हूँ, तो सुबह पुशअप मार लूँगा, डंबल उठा लूँगा, रॉड उठा लूँगा, थोड़ी देर हैंग कर लूँगा, कुछ ना कुछ मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। खाली तो बैठना वाली योगा करूँ, स्ट्रेचिंग करूँ, पर मुझे थोड़ा इनकम्प्लीट लगेगा नहीं तो। खैर, जैसे अभी आप अपने घर पर जाएँगे, मतलब अपने होम टाउन में जाएँगे और फ़िनलैंड में रहकर आए हैं। जब यहाँ से फ़िनलैंड जाएँगे, इतने दिन रेस्ट करने के बाद इतना ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा वेट गेन फ़ील नहीं होता? वेट गेन हो गया है घर पे जाके? वेट मेरा बहुत ज़्यादा गेन नहीं होता है, ओके। क्योंकि मैं यहाँ आके ऐसा नहीं कि कुछ भी कंज़्यूम करने लगता हूँ। ओके, ये बहुत मैं अच्छी बात है। अगर हेल्दी नहीं खा रहा हूँ तो फिर मैं डाइट ही कम कर दूँगा। ओके। तो ये नहीं कि मतलब टेस्ट के मैं मतलब आई एम नॉट द स्लेव ऑफ माय टंग। राइट। तो मैं, लोग बोलते हैं तुम तो और पतले हो गया, मैं इंडिया से चला जाता हूँ। दिस इज़ बहुत बड़ा सरप्राइज़ है लोगों के लिए। अच्छी मैं वेट लूज़ करके पहुँच जाता हूँ, क्योंकि वैसा मैं खा नहीं पाया और यहाँ जैसा मिला उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मेरा वेट उल्टा कम हो जाता है कभी-कभी। बट इंडिया का फूड भी दाल, चावल, सब्जी, रोटी अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, सही बात है। तो जैसे कि आप कुछ ना कुछ तूफ़ानी करते रहते हैं, कभी आपने बैक टू बैक मैराथन्स या हाफ मैराथन्स किए हैं? मैंने लास्ट महीने मैं अक्टूबर मतलब अक्टूबर में मैं बैठा था, तो मुझे लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। जबकि उससे आई थिंक 2-3 दिन पहले मैंने मैराथन की थी और हाइरॉक्स किया था। 6 दिन, मतलब अगर मैं 4-5 दिन खाली बैठूँ तो मुझे लगता है कि अब बहुत दिन हो गए कुछ तूफ़ानी किए हुए। ओके। तो ये गलत भी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिर मैंने 1 नवंबर से डिसाइड किया कि मैं ऑफ़िस से पहले, और 1 नवंबर से मतलब टेम्परेचर विंटर से -3 -4 पहुँचने लगता है फ़िनलैंड में, ओके। -6-7 तक जाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। मैंने दुनिया में बहुत चीज़ें जीती, सुबह नहीं जीत पाया मैं कभी। सुबह जो भी किया होगा मैंने ज़बरदस्ती किया है। एग्ज़ाम से लेके आयरन मैन तक सब ज़बरदस्ती स्टार्ट किया है, फिर अच्छा लगा तो फिर प्रोसीड किया। तो मुझे लगा कि नवंबर में मैं सुबह उठ के ऑफ़िस जाने से पहले, ब्रेकफ़ास्ट से पहले हाफ़ मैराथन करूँगा। ओके। रोज़ 21 किलोमीटर दौड़ूँगा। तो मैंने जिससे बोला ये पागल हो गए हो क्या? कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस है, तो घुटने तुम्हारे चले जाएँगे, ऐसा नहीं होता।
फिर मैंने, जबकि मैंने फिटनेस एक्सपर्ट से कंसल्ट किया, जो मतलब बेहतर लोग थे, फिनिश, वो भी फिनिश। तो बोला कि नहीं, एक दिन छोड़ दो, एक दिन करो, फिर एक दिन छोड़ दो, फिर एक दिन कर लो। तो मैंने कहा नहीं, जब तक कर पाएंगे करेंगे, फिर छोड़ देंगे, अब जब नहीं चल पाएंगे तो छोड़ ही देंगे। फिर मैंने कहा कि मैं 300 पुशअप्स ही मारूंगा रोज। तो बोला कि बात ही मत करो, तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो करना है करो आगे। तो बट स्टार्ट किया मैंने और चलता रहा धीरे धीरे। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, और फिर 30 दिन पहुंचा किसी दिन। और 30वें दिन आई थिंक मेरा टारगेट था कि सबसे फास्ट हाफ मैराथन करना, 30 दिन की जितनी थी। कंटिन्यू वो लेग पेन में है। हाँ, आप उसके बाद 1 नवंबर को मैंने 2:06 से स्टार्ट किया था कि चिल करता है इजी, और एक एक 52 या एक 51 पे मैंने ख़त्म किया था 30 को। डेली करने के बाद तो काफ़ी टफ है। हाँ, तो वो मेरा पीआर नहीं है, बट नवंबर का वो सबसे फास्टेस्ट था मेरा। तो 30 दिन में 30। हाँ, क्योंकि अगर आप डेली 21 किलोमीटर आप कर रहे हो और 7 डेज कर रहे हो तो मतलब 140 का आप वीकली माइलेज, वीकली मैं 147 के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मैंने जो वीकली माइलेज मेंटेन किए हैं वो पता, मुझे उसकी वैल्यू पता है। आप यू आर एक्सपर्ट, तुमसे बेहतर कौन सा हो सकता है। बहुत बुरी हालत होती है जब हम 150 के आसपास माइलेज देकर जाते हैं वीकली, क्योंकि हमें लास्ट डे की रिकवरी भी करनी है, फिर रन करना है, वो थकावट, ऑफिस में भी थोड़ा डिजीनेस रहेगी। तो जैसे वहाँ पर इतना रन करते हो तो ऑफिस का माहौल कैसा रहता है? जो वर्क कल्चर जो आप बता रहे हो बहुत अच्छा है, कभी बॉस का प्रेशर या कुछ स्लीपी फील नहीं होता वहाँ पर कभी भी? नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है कि आप करते क्या हो, और यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। जब आप कुछ एक्सट्रीम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा स्मार्टनेस भी प्ले करो, ये नहीं कि डम केवल शरीर ये बना के और सांड की तरह कुछ भी कर रहा है, लिटिल बिट स्मार्ट। तो जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे ही मैंने स्टार्ट की थी जो बहुत पॉपुलर हो गई, और मुझे लग रहा था शायद ये चलेंगी, क्योंकि उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। कोबानेट्स इन जैसे होता है, तो मैंने उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था साथ में ही। उनको मैंने, और उनके सारे सर्टिफिकेशंस किए मैंने। तो आपकी डिपेंडेंसी भी होनी चाहिए टीम में कि आप 3 घंटे में वो काम कर पाओ जो 8 घंटे में कोई कर रहा है। और जब आप इतना फिजिकली ये करते हो तो दिमाग, आपको पता ही होगा, दिमाग भी थोड़ा सा क्लियर तो हो ही जाता है, विजन, डिस्ट्रैक्शन हट जाते हैं लाइफ से। हमारे पास बहुत टाइम है, सबसे बड़ा समस्या है कि डिस्ट्रैक्शन का, हम डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, टाइम तो बहुत है हमारे पास। तो कहीं मुझे लगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आप थोड़ा सा फियरलेस हो जाते हो, तो इजीली बात कर पाते हो लोगों से। ऑफिस में आपका बढ़िया ना, इंडियंस, मतलब ये कंट्रोवर्शियल होगा बट बहुत डरते हैं बाहर क्लाइंट से, कि क्लाइंट ने ये बोल दिया है हमें करना ही करना है। हाँ, जबकि वहाँ का कल्चर ये है कि मेरी प्रॉब्लम ये है और मेरा स्पेशलाइजेशन ये है, मैं ये करूँगा, ये मुझे नहीं आता है तो इसको सीखूंगा फिर करूँगा। आम हिंदुस्तानी क्या करता है कि पैसा ज़्यादा देते हैं तो हाँ कर देता है, यस सर, फिर वो स्ट्रेस में जाता है, एंग्जाइटी में जाता है। तो जब आप फियर होते हो तो जो लाइफ का व्यू है वो बहुत ही छोटा सा हो जाता है। जब आप फियरलेस होते हो तो व्यू बड़ा होता है, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो फिर ऐसे ही वर्क कल्चर बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, बहुत अच्छा है। आप फिनलैंड में आप इतनी सालों से हो, जैसे कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ लोग हैं वहाँ जॉब पाना चाहते हैं या वहाँ पर करियर बनाना चाहते हैं, तो इजीएस्ट वे क्या है फिनलैंड में जॉब पाने का? पहली बात तो सक्सेस का कोई हैक नहीं है, आप देखो एग्री करता, लेकिन मैं बताता हूँ, फिर भी रहने के बाद बड़ा तो बता ही सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, जो आपको सबसे इजी वे होता है कोई कंपनी आपको ऑफर लेटर दे दे। उससे भी इजी होता है, जैसे मैं टाटा में था, टीसीएस में, तो उनके प्रोजेक्ट, टीसीएस बहुत ही पॉपुलर है, तो ऐसी कोई कंपनी आपको बुला ले वहाँ पे, तो वो वन ऑफ द मक्खन वे बोल सकते हैं उसको, बहुत इजी वे। बट हर कोई तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस में नहीं है, बट वो जाना चाहेगा कि फिनलैंड जाता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जाके कुछ पढ़ लो वहाँ पे। एज ए स्टूडेंट चले जाओ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए। हालांकि ये सब रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं गया था वहाँ पे 2015 में, तो फ्री एजुकेशन हुआ करती थी कि आप यहाँ से चले जाओ फिनलैंड में, फ्री पढ़ लो। फ्री एमबीए कर रहे हैं लोग, जो भी थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है बाकी फ्री चल रहा है। अब हर चीज़ पैसे पे कर दिया उन्होंने, तो आपको 20-25 लाख तो ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, जो भी 2-3 साल का खर्चा है, बाकी अपना देखो।
तो ये सब बिकॉज ऑफ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया। ये, हाँ आप थोड़ा सा, बट आप थोड़ा सा सस्ता कोर्स देख लो, स्कॉलरशिप पे देख लो अगर जाना ही है कि मुझे जाना है। बट ये मिथ निकाल दो कि अब नौकरी बहुत इजीली मिल जाती है, ओके। वैसा कल्चर हट चुका है बिकॉज ऑफ मैनी थिंग्स, रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमी और बहुत सी चीज़ें हैं, नौकरी इजीली नहीं मिल रही है फिनलैंड में। ओके, जैसे कि अपना यूक्रेन हो गया, रशिया, फिनलैंड, नियर बाई कंट्रीज़ हैं सारे, तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, एरिया बहुत है इनके पास। तो क्या वहाँ पर सिटीजनशिप जल्दी मिल जाती है, वहाँ हम सेटल हो सकते हैं? कुछ नॉर्म्स इस तरह के हैं, कुछ इंडियंस आगे सेटल होने सोच रहे हो, इस तरह कुछ कर सकते हैं? रशिया और यूक्रेन का तो मैं नहीं बता सकता एग्जैक्टली क्या होता है, हर कंट्री का अपने कुछ नॉर्म्स हैं। अपने नॉर्म्स होता है। बट फिनिश नॉर्म्स में आपको आई थिंक 5 साल अगर आप रहते हो, और वीज़ा टाइप्स होते हैं C, B, A। तो अगर आपका A वीज़ा है 4 साल तक कॉन्टिन्यूस, तो आपको PR मिल जाता है, ओके। परमानेंट रेसिडेंट, वो 5 साल का होता है। फिर आपको फिर से एक्टिव करना पड़ता है हर 5 साल के बाद। बट सिटीजनशिप के लिए यू शुड नो द सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंग्वेज, ओके। जो अगर चाहिए तो सीख ही लेगा इंसान। बट फिनिश इज़ वन ऑफ द, बता देता हूँ, फिनिश इज़ वन ऑफ द टफेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ओके, चाइनीज़ से भी ज़्यादा टफ है? ऑलमोस्ट वैसे ही होगी, जापानीज़, चाइनीज़, फिनिश, ये सब टॉप पे आते हैं। ओके, तो वहाँ कितने का बैच से कुछ आइडिया वहाँ की? नहीं, देखिए कुछ भी फेंक नहीं सकता, बट हाँ। मेन चीज़ है कि एक ही अल्फ़ाबेट के कई सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन बदल जाते हैं। ओके, जैसे वो हिंदी में भी है मात्रा है, लेकिन तो प्रोनाउंसिएशन बनना को ने, नी, ना, नू, ना बहुत कुछ हो जाएगा, ऐसा है? ने को जैसे एक ही वर्ड को वो कैसे बोलना है, एक ही वर्ड को वोकल कॉर्ड्स कैसे बिहेव कर रही हैं, उससे बदल जाता है कि ये मजाक कर रहा है कि सीरियस बोल रहा है कि फन उड़ा रहा है यारा। एक ही वर्ड एक ही है। ओके, जैसे कोई एग्जांपल कुछ तो आपने सीखा होगा 2-4 वर्ड अभी तक? हाँ हाँ, जो कीटोज जैसे थैंक्स को बोलते हैं, केतुज़ो, कीटोज, कीटोज़। हर चीज़ के बाद में कीटोज। मोए हाय, मोए का मतलब? मोए मतलब हाय, कोई मिलता है तो अच्छा, मोए। मोए। ओके। और आई थिंक मैंने एक टाइम पे कुछ चीज़ें सीखी थी, बट आप अगर उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। IT में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, नहीं पड़ती। सारा कॉन्वर्स इंग्लिश में है, प्रोग्रामिंग इंग्लिश में है, तो ऐसे पे जॉब तो ये है नहीं। उक्सी जैसे नंबर्स होते हैं, उक्सी, काक्सी, कोलमैन, नेलिया, BC, ओके। काक्सी, काक्सी वी, Like VC, 2, 3। 1 2 3 4, ओके। इन्हीं को कंबाइन करके आप डिजिट बना देते हो। ओके। हम्म, तो जैसे आप फिनलैंड में रह रहे हो, इंडियंस को लेकर क्या उनकी सोच है? मतलब एज अ लेबर ट्रीट करते हैं उनको, या रिस्पेक्ट है? क्या क्या है वहाँ पर ऐसा? बहुत ही रियल में जैसे सेकुलर बोलते हैं वैसा, जैसे कहने को इंडिया भी सेकुलर कंट्री है, बट शायद कागजात पे बहुत ज़्यादा है और ऑन द ग्राउंड उतना नहीं मिलेगा। ओके। वहाँ पे आपको ऑन द ग्राउंड दिखेगा कि ऑलमोस्ट नहीं दिखेगा रेसिज्म। ओके। उन एक्सपर्ट लिखा है, अगर आप IT एक्सपर्ट लिखा है, आप कितना जानते हो, वो आपको, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देंगे। ईमेल बाजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने बोला कि ये काम होना है, आपने बोला कि आई विल कंप्लीट टिल फ्राइडे, दे विल नॉट इवन आस्क टिल फ्राइडे, कोई रिमाइंडर नहीं देंगे, कोई रिटर्न में नहीं मांगेंगे कि लिख के दे दो, उन्होंने भरोसा कर लिया। ओके। तो इस भरोसे को तोड़ा भी है बहुतों ने। ओके, फिर फ्राइडे क्या होता है? फ्राइडे को पूछेंगे कि हुआ कि नहीं, और अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है कि बिकॉज ऑफ दिस नहीं हो पाया, कोई ज़रूरी थोड़ी ना हो पाएगा, तो ठीक है, अगले फ्राइडे दे देना, तो 10 दे आर हैप्पीएस्ट। ट्रेन वर्क कैसे मैनेज होता है एक्चुअली? जैसे मैं भी क्लाइंट्स बाहर के मैनेज करता हूँ, तो उन्होंने कोई काम दिया, डेडलाइन है XYZ डेट की, और नहीं हो पाई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ में। वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी नहीं इस चीज़ को लेके। ओके। काम कभी कभी इतना सुकून से चलेगा कि आपका मन करेगा यार क्या, मतलब अगर आप इंडिया से काम करके गए हो तो आप कभी कभी तड़पने लगोगे, जैसा मैं TCS। नहीं करना पड़ रहा। हाँ, ये क्या कर कर डाला है। तो ये सब इतनी चीज़ें जो बाई प्रोडक्ट है मेरी ज़िंदगी की, वो मतलब कुछ तो होगा कि क्या करें, जिंदा है, जी रहे हैं, तो कुछ कुछ तो बताओ, कुछ तो, कैसे दिल धड़के थे। मैनेजर भी गरिया नहीं रहा है कोई। जैसे TCS में मैं यूज़ करता था एंगर को स्पोर्ट्स में, ओके।
कि मेरी हायरार्की में किसी से बनती नहीं थी, यस सर नो सर वाली मेरी पर्सनालिटी रही नहीं कभी। तो आपकी हमेशा कुछ ना कुछ आना-बानी तन-तना रहता है। तो उस एंगर को मैं यूज़ करता था मैराथन्स में, ओके। आयरन मैन तक यूज़ किया मैंने। फिर मैंने जब कंपनी स्विच कर दी, अब कोई मुझे कुछ बोल ही नहीं रहा है, गुस्सा ही अब नहीं गुस्सा ही नहीं आ रहा है, मैं करूँ क्या? आ रहा। तो फिर ज़बरदस्ती कुछ करना पड़ता है। तो मतलब कोई आपसे बेसिकली कुछ कुछ बोलेगा नहीं और बहुत काम रहेंगे, आप उनको बता दो कि बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न नहीं हो पाया, तो आपको बहुत टाइम दे देंगे। मतलब आपके करने का अगर मन है तो आप कर दोगे। ओके, और कुछ भी वो नया देंगे तो बता दो कि इसको मैं 1 महीने पढ़ूँगा अभी सही से। ओके। तो कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं इतना टाइम क्यों ले रहे हो? अब डिपेंड करता है, मतलब हो सकता है छोटा-सा काम हो। मैं एक केवल वो बता रहा हूँ कि एक पॉइंट बता रहा हूँ कि बोल दो कि 4 दिन मैं पढ़ूँगा फिर बताता हूँ आपको। बोलेंगे पढ़ो। तो जैसे आप बता रहे हो वहाँ पर जो लीव भी मिल जाती है मेडिकल काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर ने दिया 15 डेज़ की लीव तो पैसे भी नहीं कटने हैं। सपोज़ आपको डॉक्टर है वो आपको मैक्टू का कुछ प्रॉब्लम होगी, कैसी प्रॉब्लम होगी डॉक्टर आपको एवरी मंथ बोल रहा है आपको 10 डेज़ या 15 डेज़ का रेस्ट करना है तो कंपनी कब तक सर्वाइव कराएगी आपको उस तरह से? पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग तो सर्वाइव कराएगी वो आपको। बहुत मतलब वो लोग इतना ज़्यादा डीप में जाते ही नहीं है कि ओके, ये 3 महीने से कुछ नहीं कर रहा है, इसको निकालो। ओके, जब तक कोई ले ऑफ टाइप का चीज़ नहीं आएगा ओके। कि कंपनी ले ऑफ कर रही है, तो भाई आप हो सकता है आप 3 महीने से बाहर हो तो आपको पहला कंसिडर कर लें। बट ऐसा है वो आपको टारगेट नहीं करेंगे फिर भी वो। उनके लिए बहुत जेन्युइन हेल्थ रीज़न तो वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन। ओके, अगर मैं गलती से लिख दूँ कि मेरा हेडेक हो रहा है, तो मेरा मैनेजर बोलेगा रेस्ट करो आज तो तुम कुछ मत करो। जबकि हम लोगों के लिए हेडेक हेडेक है, शरीर तो हमेशा दर्द में ही रहता है पिछले 5 साल से। तो सही बात है। मुझे तो नहीं लगता मैंने कभी सिक लीव ली है। हाँ, ओके। हाँ, तो ऐसा ही चलता है वहाँ पे। तो जैसे अब मेडिकल का वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है कि आपको प्रॉब्लम होगी तो एकदम से डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगा। सपोज़ किसी के स्टोन का पेन हो गया, किडनी में बहुत भयंकर दर्द है और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या एक्शन लेगा? मैक्सिमम मैक्सिमम वो लोग पेन किलर देते हैं। ओके, हर चीज़ की दवा पेन किलर या फिर रेस्ट। वो जैसे यहाँ पे आप कुछ थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स बता दोगे डॉक्टर को, सभी को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बट जनरली ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपको 4-5 कॉम्बिनेशन की चीज़ें वो लिख देगा, एंटीबायोटिक हो गई, ये सब। जैसे एंटीबायोटिक मुझे नहीं देखा वहाँ किसी को लेते हुए भी वन। तो हर चीज़ के कुछ प्रोज़ एंड कॉन्स होता है। तो उनको पता है कि रेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। अब कोई चीख रहा है तो उसको पेन किलर दे देंगे। मैरिड जो प्रेग्नेंट वुमेन ऐसी देखी है मैंने वहाँ पे, जैसे हिंदुस्तानी पैनिक में चला जाता है, तड़पते हुए। वहाँ पे वो लोग वहाँ पे जाओगे वो लोग इतना कामली आपको ट्रीट करेंगे कि आपका लगेगा कि कुछ बच्चा होना भी है कि नहीं होना है, ओके, ठीक है? और ऐसी महिलाएँ देखी हैं जो जिनके 2 1 बच्चा है और 1 होने वाला है। वो गई है लास्ट डे, बच्चा हुआ है, शाम को अपना बच्चा लेके वापस भी आ गई है और 1 बच्चा ऑलरेडी घर में था। वो वेट कर रहा था कि मम्मी आ जाएँगी शाम तक। क्या बात है। इतना स्मूथ आई एम टॉकिंग अबाउट ये। कोई पैनिक नहीं, यहाँ पे कोई पैनिक नहीं है। डॉक्टर यहाँ तो इतना डरा देते हैं ना, पहले ही कंसेंट लेटर साइन करो, आपको ऐसा माहौल बना देंगे ना कि आपको ऐसा हो जाएगा अरे बच्चे का गले में वो नली फँस गई है, वो मंगे जो उसके वो होती है गाड़ी वाली, उसके बाद नहीं बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है, ये कर दिया है, ऐसे-ऐसे केसेस बना देंगे और बाद में आपसे कहेंगे सिज़ेरियन होगा और वहाँ पे आपको सिज़ेरियन कराना पड़ेगा, वो लाखों में बिल उठाएँगे उसके बाद। बट इतनी जैसे मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ फ़िनलैंड के बारे में, तो हर चीज़ बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं होती है। आपको बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जैसे वहाँ पे अगर आप मैं जैसे स्पोर्ट्स इतना कर रहा हूँ अगर, तो यू हैव टू सफ़र द लोनलीनेस। आपको अलग होना पड़ेगा, ठीक है? ओके, और वो अकेलापन वो उसको अगर यूटिलाइज़ नहीं करोगे इट्स लाइक ए न्यूक्लियर फ्यूल, या तो आपको खा जाएगा या तो बना देगा, खा जाएगा। तो बहुत से लोग सफ़र करते हैं वहाँ पे कि अकेला अकेलापन, कि उनको अपने मतलब के लोग नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब नॉर्मल बेस नॉर्मल भी पॉपुलेशन इतनी कम है, आप रोड पे निकल जाओ, हाँ, यहाँ तो रिक्शे वाले से बात करने बैठ जाओ, आपको पूरा सामान आ देगा आपकी। ये अगर किसी की ये सब आदत है, तो वो कोई अपने मोहल्ले का शेर है, नेता है, वो चला गया वहाँ बेचारा वो डिप्रेशन में, बताओ तो वो कहेगा हमसे पैसा ले लो जितना दे रहे हो, हमको अपने देश छोड़ के आओ। ओके, तो इंडिया में जो एन्जॉय कर रहे हो वो अगर आपको मज़ा आती है, आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो एक-दूसरे से, आपको मज़ा आती है बातचीत करने में, तो तुम बाबू नहीं मिले। तुम मत हाँ, तुम मत जाना वरना सफ़र करोगे।
कि जैसे वहाँ के लैंडलॉर्ड वगैरह हैं, तो रेंट को लेके कैसे प्रेशराइज़ करते हैं, नहीं करते हैं, या कुछ कैसे रूल्स हैं, या वो कभी बातचीत भी करते हैं? कैसा माहौल है? कोई बातचीत नहीं करेंगे, और डिपेंड करता है कि लैंडलॉर्ड कौन है। ओके। मतलब कुछ लोग थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, वरना मोस्टली मेल पे अगर आपने नहीं दिया, जैसे आपने बता दिया 1 तारीख को आप दोगे पैसा, तो 5 6 7 8 तक इंतज़ार करेंगे, हो सकता है एक मेल डाल दें कि फिर भी ना दो तो हो सकता है लिखें कि आई वो विल। सेम घर में ही आके आके नॉक नहीं करेंगे कि आ जाओ रेंट नहीं दिया? सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके। सवाल ही, दिस इज़ योर प्राइवेसी। ओके। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई आपको डिस्टर्ब करे। 11 बजे रात में, 10 बजे के बाद कोई बर्तन तक जल्दी धुलता नहीं दिखाई देगा अगल बगल के घरों में। ओके। कोई चलता नहीं दिखाई देगा, नहाता नहीं दिखाई देगा, कि दूसरे को डिस्टर्ब ना हो। ये फिनिश कल्चर की बात बता रहा हूँ मैं। हम अपन लोग तो रात में भी डीजे चला देते हैं, और बहुत बार कंप्लेन होती है और पुलिस वहाँ पहुँचती है। बट वो लोग इतना रिस्पेक्ट करेंगे आपकी प्राइवेसी का कि किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। और ये प्राइवेसी कभी कभी खल भी जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी भी है, हम शांत हैं, कोई बात करने वाला नहीं। आप ऑफिस से आए, घर में बैठे हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई आवाज़ कहीं से नहीं आ रही है, तो ये भी आपको परेशानी करेगी। तो ऐसा हम आप जैसे आप इंडियन हैं, तो आपका मन नहीं किया मैं लैंडलॉर्ड से बैठ के बात करूँ, इसे पूछ लूँ हेलो हाउ आर यू, या कहाँ जा रहे हो आज, कुछ ऐसा मेरी तरफ से पार्टी, आज मेरा बर्थडे है, लेट्स करता केक। एक्चुअली लैंडलॉर्ड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बगल में रह रहा है। वो हो सकता है फिनलैंड में किसी दूर 1000 किलोमीटर दूर रह रहा है। ओके, इट्स नॉट लाइक एक ही घर है, ना, एक रूम में रह रहे हो? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, Okay. ऐसा नहीं है। ऐसा वो एयरबीएनबी टाइप में होता है कि आप 2 दिन के लिए गए, 4 दिन के लिए गए, उसने दे दिया अपना कमरा। अगर कोई परमानेंट रह रहा है तो अपना रह रहा है। लैंडलॉर्ड हो सकता है उस सिटी में ही ना हो सकता है उस कंट्री में ही ना हो, वो यूके में रह रहा हो, वो कहीं स्वीडन में रह रहा हो। Okay. तो कभी कोई किस्मत वाला ही होगा जो लैंडलॉर्ड के साथ बैठ के 2 पैक बनाएगा। तो अभी आपका बर्थडे कब आता है? मेरा 27 नवंबर। नवंबर, तो आप तो उस टाइम वहीं पर थे। मेरा वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे था, क्योंकि Okay. ना कोई मिला मुझसे, ना मैं किसी से मिला। मैं मैराथन कर रहा था। ओके। जनरली लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने ऑफिस के लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कोई भी लैंडलॉर्ड या फ्रेंड्स, कोई भी होगा वहाँ पर। अब ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिसेज में करते हैं, आपको लगता है? इंडियंस इंडियंस ऑफिसेस में बर्थडे का नहीं बता सकता मैं। बर्थडे तो लोग अपने घर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, या फिर कहीं रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं। बहुत कॉमन है, हम लोग भी जाते हैं। कि हम लोग का भी ग्रुप है। ये मतलब ग्रुप है बचपन से इतने अकेले थोड़ी ना थे, ये तो अभी 6 साल में हो। नहीं, मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पर ना, जैसे कि आप हाँ हाँ। यहाँ से हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे बता रहा हूँ अकेले घर में आके रुकना है मुझे, अकेले रहना है अगर, तो कई बार ना वो आपका नेचर भी जाता है चुप रहने का, बस ऑफिस गए, काम किया, फिर आगे, लाइक दिस। तो आप कैसे मैनेज करते हैं वहाँ पे बर्थडे वगैरह? फिर कई बार खुद ही मन नहीं करता, ठीक है यार क्या बोलूँ। वहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ बहुत हैं। हाँ, जैसे यूपी के हो तो यूपी की कम्युनिटी होगी, बंगाली कम्युनिटी की, कोलकाता की कम्युनिटी। तो सब यहाँ से ज़्यादा वहाँ लोग आपस में मिलते हैं। हाँ, कि वो क्योंकि उनको फील नहीं रहा। दे आर डेस्परेट। अगर नहीं मिलेंगे तो दिक्कत लगेगा उनको। तो एक दूसरे से पावर उनको चाहिए रहता है। और हमें अपना जूता नाइकी दे देता है, बहुत तो हम इससे ले लेते हैं। नहीं, सही है, बढ़िया है। तो वहाँ पर जैसे कि जो रेंट के अमाउंट, रेंट क्या रेंट चलता है यहाँ पर? रेंट अगर हम स्क्वायर मीटर में बात करें, डिपेंड ऑन द लोकेशन। ओके। हेलसिंकी जैसे कैपिटल है, हेलसिंकी सिटी के आप जितना पास रहोगे उतना मोस्टली महंगा होता है। और बीचेस के किनारे जितना सी के डिस्टेंस पास होगी उतना अपार्टमेंट आपका महंगा होगा। ओके। और अगर मैं बात करूं तो 700-800 यूरो नॉर्मल पर मंथ। ओके। 70-80 हज़ार रुपये इंडिया में बातचीत करें। एक कमरा होगा, एक बरामदा होगा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम, हो सकता है छोटा सा स्टोर रूम। ओके। ये एरिया तो ठीक ठाक दिया है। कौन सी रूम साइज जनरली कर रहे थे, बहुत कंजस्टेड? नहीं नहीं, ठीक ठीक बढ़िया। ठीक ठाक। मोस्टली घर वुडन के होते हैं, जैसे हम मूवीज में देखते हैं? नहीं, वुडन के तो रहते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, बट कंक्रीट का रहता है और स्ट्रक्चर कंक्रीट का रहता है। बट वुडन, जैसा कि मैंने बताया कि फिनलैंड के फ्लावरिंग, हर दुनिया में हर इंसान के लिए 10 ट्रीज हैं। हाँ। तो वुडन का वो लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो आप थोड़ा सा भी इधर उधर जाओगे तो वुडन हाउसेस वेरी कॉमन। ओके। तो तो ट्री कटिंग को लेकर कुछ नॉर्म्स है कि आप काट नहीं सकते कुछ भी ऐसा, इतने ज़्यादा वो पेड़ है तो? बिल्कुल होंगे ही, मेरे ख्याल से। लॉ जरूरत नहीं पड़ी, मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ी इतना कि अब
जो चीज़ कम हो उसको मैं बचाऊँ। हाँ, सही बात। जो घर से निकलते ही मुझे उसी में खो जा रहा हूँ, उसको मैं क्या ही इसका मतलब। पेट्स जैसे यहाँ पे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे ना, स्ट्रे डॉग्स की। हम रन करने जाते हैं तो कई बार वो बहुत सारे ग्रुप में आ जाएंगे, बहुत परेशान करते हैं। तो अब वहाँ अकेले रन करने जाते थे पहाड़ों पर, बहुत ठंड है, बर्फ पड़ी, कभी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पर कोई क्या कहते हैं कोई बियर या कोई ऐसा एनिमल आके अटैक कर देगा? आई थिंक फिनलैंड में बियर नहीं है। ओके, नहीं कुछ भी एनिमल, हाँ, हाँ। कुछ तो डर तो बट आपको खरगोश और ये सब चीज़ें, हिरन में भी रेन डिनर, डियर, ओके ये सब चीज़ें आपको दिख सकती हैं। सांप भी आई थिंक नहीं है, देयर इज़ नो ओके स्नेक। ओके। होगा कहीं पे बट ऐसा कोई खतरा। एंड डॉग्स को मतलब आप अगर आप पालते हो तो रूल्स एंड नॉर्म्स है कि सो रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको उसको आप जैसे ट्रेनिंग होती है डॉग्स की, कंपलसरी ट्रेनिंग है वहाँ पे। अगर वो ट्रेनिंग कर लेगा तो आपका डॉग किसी को, मुझे नहीं लगता वो काटेगा। वो ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे भी होती होगी। हाँ, कराते हैं, कुछ लोग कराते हैं। हाँ, हो सकता नहीं भी करा, बट स्ट्रे डॉग नहीं, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आज तक नहीं देखा कोई भी स्ट्रे एनिमल एक्सेप्ट खरगोश खरगोश जो अपना सर्वाइव कर लेता है। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे। यही मेरे ख्याल से डिफरेंसेस रहते हैं डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज में। कोई चोरी है कुछ ऐसा? चोरी न, थोड़ा बहुत बढ़ी होगी इधर, थोड़ा बहुत मे बी बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। ओके। इमिग्रेशन नहीं, सॉरी, माइग्रेशन हुआ है लोगों का, लोग बाहर से आए हैं और कुछ गरीब कंट्रीज से भी आते ही हैं। मैं ज़्यादा नाम वाम नहीं लूँगा, इट विल बी कंट्रोवर्शियल। नहीं, आप ले सकते हो। जो है उधर कभी मैं भी देख रहा हूँ ना, यूके यूएस में सब जगह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फिनलैंड का भी जानना चाह रहा था मैं कि वहाँ पर क्या है, इसके क्या चल रहा है इसके बारे में। अभी तक तो सही लग रहा है, बट जितना मैं देख रहा हूँ 8 से 10 साल में अगर इन लोगों को समझ में नहीं आया ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इतने ज़्यादा अपने आप को इक्वल बनाने की कोशिश में ये बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं, क्योंकि दे आर नॉट वेरी, दे आर स्मार्ट इन देयर टेक्नोलॉजीज और विजन क्लियर है, सिविल इंजीनियरिंग लग सब इंजीनियरिंग अच्छा है, बट व्हेन इट कम्स टू जो हम लोगों का चालाकी बोलता है जिसको, वो इनके में बहुत कम होती है। मतलब इनको आप कुछ भी आप बता दो तो एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके। तो पिछले 5 साल में मैंने जिस सुपरमार्केट में मैं जाता था मुझे कोई नहीं दिखता था बाहर का, वहाँ केवल बुरके बुरके दिखाई देते हैं मुझे। अच्छा। तो आई एम नॉट अगेंस्ट, बट मैं बता रहा हूँ कि जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसे बदल रही हैं ओके एरिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। ओके। तो ये काफ़ी बड़ा ऐसे मुद्दा है, इस पर डिस्कस ना ही करें तो अच्छे। हाँ, हाँ, हाँ इसको ना ही करें तो ज़्यादा सही है। हाँ। कुछ और कोई और टॉपिक डिस्कशन चाहोगे आप? हम्म, कोई और टॉपिक रह गया डिस्कस करने के लिए? मुझे तो लग रहा है बहुत ही डिस्कस कर लिया। फिनलैंड फेमस ना हो जाए तो उसको 13 लोग गया पता चल, कोई नहीं। थैंक यू अवनीश, आज आप आए, आज काफ़ी मज़ा आया मुझे, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं किसी रनर से डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी रनर हूँ, तो बहुत मज़ा आता है मुझे रनिंग के डिस्कशन करने में। और फिनलैंड के बारे में काफ़ी कुछ जाना हमने। आई थिंक जो भी यूज़र्स या जो भी व्यूअर्स हैं जो कि जानना चाहते हैं फिनलैंड के बारे में, जाना चाहते हैं फिनलैंड, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज। बाकी थैंक यू आने के लिए, और आपने घर भी नहीं गए हो, आप पहले मेरे पास ही आए हो, ये बहुत ही मेरे लिए अच्छा है। थैंक यू अवनीश, थैंक यू।